हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद एसके मियो। आई एम ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ आए जिसका नाम है खनिज मिनरल्स। एक ऐसा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, चाहे एसएससी वनडे एग्जाम या फिर पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये ज्योग्राफी का हॉट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आना तय होता है और सही मायनों में बताऊँ तो ये हॉट टॉपिक के साथ साथ डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है। अगर आपको ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आता तो आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस बात को दिमाग में रख लो कि अगर आपने पढ़ा नहीं है ये टॉपिक तो आपके दिमाग में आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जिसके आधार पे हम चीज़ें कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि खनिज क्या है, कैसे हैं, क्या होते हैं खनिज। आपको पता होना चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज होते क्या है। आपके दिमाग में खनिज की परिभाषा पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम खनिज किसे कहेंगे, किन चीज़ों को खनिज कहेंगे। संसाधन मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि संसाधन किसे कहते हैं, लेकिन वैसे ही खनिज किसे कहते हैं। खनिज वो सभी पदार्थ हैं पृथ्वी पर जो मानव तो उपयोग करता ही है, लेकिन उसके निर्माण की जो विधि है वो संसाधन से अलग है। कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा और कुछ भौतिक क्रियाओं के द्वारा पदार्थों में परिवर्तन होता है, वो खनिज कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये पृथ्वी पर भूप्रपटी पर, पृथ्वी की भूप्रपटी पर मतलब ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले वो पदार्थ जिसमें रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तन आते हैं और मनुष्य उसे उपयोग में लाता है, वो सभी पदार्थ खनिज कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ये सारी चीज़ें हम आज कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, जानकारी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं और जो सब लोग छोड़ देते हैं वो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? मैं बिल्कुल सरल शब्दों में इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा और सही तरीके से आपके दिमाग में बैठाऊंगा। मेरा मकसद है कि इस क्लास में सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं, आप साथ साथ नोट्स बनाते चले और वो सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में कंप्लीटली लिख लें, जिससे बाद में जब एग्जाम आए तो ये चीज़ें सब याद कर पाओ और समझ पाओ। सबसे पहले मैं बात करूँगा खनिज की। मैंने आपको बताया पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऐसा कोई भी अकार्बनिक पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और आंतरिक परमाणुविक संरचना होती है, पर प्राकृतिक रूप से मिलेगा। जो अकार्बनिक पदार्थ होगा, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, और जिसकी एक निश्चित रासायनिक प्रक्रिया होगी और आंतरिक परमाणुविक संरचना बनी होगी, ये सारी चीजें हुई तो उस पदार्थ को हम खनिज कहते हैं। आप कितनी चीज समझ पा रहे? ये सारी चीजें मतलब ये खनिज की डेफिनेशन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ जिसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है और भौतिक प्रक्रिया होती है, आंतरिक परमाणुविक संरचना होती है, वो पदार्थ सभी खनिज कहलाते हैं। ये खनिज कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला अधात्विक और दूसरा धात्विक। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें धातुएं नहीं बनती, उनमें धातुएं होती ही नहीं है। उनको पिघलाएंगे, उनको जलाएंगे तो उनसे धातु हमें प्राप्त नहीं होंगी। ऐसे जितने भी खनिज होंगे वो अधात्विक खनिज होंगे, जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल आप समझ लो, उदाहरण दे या एग्जाम्पल दे कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें धातु मतलब अधात्विक है, तो आपको पता होना चाहिए कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया। ये सभी जो खनिज है, जो जितने भी खनिज हैं, ये सभी अधात्विक खनिज हैं, जिनको हम जलाए इनसे कोई धातु हमें प्राप्त नहीं होगी। जो धातु प्राप्त नहीं होगी तो वो सारे खनिज अधात्विक खनिज कहलाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं सर? जिनसे हमें धातु प्राप्त नहीं होती है वो खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनसे हमें धातु प्राप्त होती है वो धात्विक खनिज।
जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती है वो अधात्विक खनिज है। उदाहरण के रूप में चूना पत्थर याद रखना, संगमरमर याद रखना, कोयला याद रखना। और ऐसे खनिज जिनमें धातु मतलब धातु प्राप्त नहीं होती हमें तो वो धात्विक खनिज होंगे। तो सर जिसमें धातु प्राप्त नहीं होती है वो अधात्विक, और जिसमें धातु पाई जाती है या जिसे पिघलाकर धातु प्राप्त की जाती है वो धात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। तो धात्विक अधात्विक अलग है, लोह खनिज और अलोह खनिज अलग है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो यही जानते हैं कि जो खनिज होते हैं वो लोह खनिज और अलोह खनिज दो प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें आपको बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ मैं आपको। धात्विक खनिज, जो धात्विक खनिज होंगे उनमें धातु पाई जाएगी, उनको पिघलाकर हमें धातु प्राप्त होगी। और अधात्विक खनिज में धातु नहीं पाई जाती, इसलिए वो अधात्विक है। और धात्विक खनिज में दो प्रकार के, लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज वो होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, लोह खनिज वो होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा लोहे की पाई जाती है, वो सारे खनिज लोह खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहेस और खनिज, सॉरी मैग्नीज, लोहेस और मैग्नीज, वो ये खनिज लोह खनिज कहलाएंगे। कौन से खनिज कहलाएंगे? लोह खनिज कहलाएंगे। और अलोह खनिज ऐसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, जैसे सोना, चांदी, ये वो तांबा, ये वो खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें अलोह खनिज कहेंगे। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से आप उस विकल्प को चुनें जो धातु भी हो और अलोह खनिज भी हो। अलोह खनिज भी हो और धात्विक खनिज भी हो। तो आपको पता होना चाहिए सोना, चांदी, तांबा ये प्रमुख उदाहरण है धात्विक खनिज के, प्लस वो अलोह खनिज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो धात्विक तो है लेकिन उसके साथ साथ लोह खनिज भी है। तो लोहा, मैग्नीज, ये वो खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा भी पाई जाती है और जिसको पिघलाकर हमें धातु भी प्राप्त होती है, वो धात्विक खनिज है। जिन्हें हमें धातु प्राप्त नहीं होती है, जिन खनिजों से हमें धातु प्राप्त नहीं होती है, वो अधात्विक खनिज कहलाएंगे। बात तो समझ पा रहे हो? आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि कौन सी खनिज धात्विक है, कौन से खनिज अधात्विक है। ये भी पता होना चाहिए कौन से खनिज धात्विक हैं, उसके साथ साथ लोह खनिज है और धात्विक होने के साथ साथ अलोह खनिज है। डेफिनेशन मैंने सारी चारों की बता दी है। अधात्विक खनिज में धातु नहीं मिलेगी, धात्विक खनिज में धातु मिलेगी। धात्विक खनिज दो प्रकार के हैं, अलोह और अलोह। जिसमें लोहे के अंश पाए जाएंगे वो लोह खनिज, जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाएंगे वो अलोह खनिज। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि ये खनिज पृथ्वी पर बनते कैसे हैं। क्या कारण है कि ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाते हैं और पृथ्वी की ऊपरी परत, भूपर्वटी पर। जब भूगोल को और भूगोल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ परतें हैं, उसमें सबसे ऊपरी परत जो है जिस पर हम रहते हैं उसे कहते हैं भूपर्वटी। उस परत को कहते हैं भूपर्वटी। वो परत जो भूपर्वटी है उसी परत पर खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज कैसे बनते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात कि ये बनने की जो प्रक्रिया है वो मैग्मा और लावा के ठंडे होने से। मैग्मा और लावा दोनों अलग अलग हैं, आपने सुना तो होगा, लेकिन आपको आपको यही पता होगा कि मैग्मा और लावा बहुत बारीक अंतर है। कौन सा बारीक अंतर है? अगर पृथ्वी के अंदर पिघली हुई धातु जो ज्वालामुखी में जैसा मतलब आग है, पृथ्वी के अंदर जो आग है जो पिघली हुई अवस्था में है वो पृथ्वी के अंदर है, तब तक वो मैग्मा है। और पृथ्वी की सतह पर आ गई, पृथ्वी की सतह पर आ गई तो वो लावा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर ही है, सतह पर नहीं आई है, वो अंदर ही कहीं जमा हुई है, वहीं पर लावा मतलब द्रव अवस्था में, तो वो मैग्मा कहलाएगी, मैग्मा। और अगर पृथ्वी की सतह पर आ गई तो वो क्या कहलाएगी? लावा। जब ये दोनों चीजें जैसे पृथ्वी के अंदर उद्भेदन हुआ ज्वालामुखी का और पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाए तो वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया मैग्मा। और जब ठंडा हो जाता है तो जब खुदाई होती है, खुदाई के बाद जो खनिज मिलते हैं, जब ज्वालामुखी अंदर से पृथ्वी से अंदर से मैग्मा आ रहा है और पृथ्वी की सतह पर नहीं आया, उससे पहले ही अंदर वो ठंडा हो गया, किसी भी कारणवश तापमान कम हो गया, दाब कम हो गया, पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाया, तो वो अंदर है, मैग्मा है। और जब मैग्मा है तो जब वो ठंडा हो जाता है
और जब ठंडा हो जाएगा तब किसी भी कारणवश मनुष्य उसकी खुदाई करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पता लगाया जाएगा यहाँ पर वो मौजूद है। तो जब पता चल जाएगा तो उसकी खुदाई करेगा, हमें मिलेंगे खनिज। तो जो खनिज मिलेंगे वो मैग्मा के ठंडे होने से मिलेंगे। अब ये मैग्मा और लावा में आते कहाँ थे खनिज? जो पृथ्वी, आप सभी को बताया जब पृथ्वी का निर्माण हुआ 13 अरब साल पहले, तो पृथ्वी एक आग का गोला थी। यहाँ पर जितनी भी धातुएं मिली, जितनी भी धातुएं उपस्थित थी, वो सभी द्रव अवस्था में थी। तो इतना गर्म थी पृथ्वी कि जितनी भी सारी चीजें बिल्कुल द्रव अवस्था में थी, पिघली हुई अवस्था में थी। धीरे धीरे करके ऊपरी परत ठंडी हो गई, लेकिन आंतरिक रूप से तो वो गर्म है। अभी भी आप जब पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ोगे तो पृथ्वी के अंदर लावा है। ये जो जहाँ आप रह रहे हो वो एक बहुत बड़ी प्लेट है, और वो प्लेट एक लावा पर तैर रही है। प्लेट टेक्टोनिक में बताया जाता है कि ये प्लेट जहाँ पर आप रह रहे हो वो बहुत बड़ी प्लेट है, वो लावा पर तैर रही है। पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है। ज्वालामुखी जैसी उद्गार होते हैं, वैसा द्रव अवस्था में बहुत बड़ी आग, बहुत बड़ी मात्रा में सारी चीजें उपस्थित है, और वो पिघली हुई अवस्था में। और जब वो पिघली हुई अवस्था में है, जब उसी माध्यम से लावा ऊपर आता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आता है, और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आएगा तो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आंतरिक रूप से अंदर जाओगे, पृथ्वी के अंदर जाओगे तापमान बढ़ता है, और पृथ्वी के ऊपर आओगे तापमान कमी आती है। ये बात आपको पता है। तो जब पृथ्वी के ऊपर वो मैग्मा आएगा, ठंडा हो जाएगा, तो उसमें घुली हुई धातुएं वो भी तो ठंडी हो जाएंगी और जम जाएंगी। जब उसे खोदा जाएगा और वहां से धातुएं निकाली जाएंगी, इस कार्ड से वहां पर धातुएं पाई जाती है। तो ये बात तो समझ पा रहे हो, मैग्मा और लावा में धातु गैस पाई जाती है। सभी चीजें पहले से ही पिघली हुई थी। अब वो पिघली हुई चीजें जब पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो मनुष्य खुदाई करके उसको तोड़ तोड़कर उन्हें बाहर निकालता है। तो जब बाहर निकालता है तो खनिज कहलाती है। अब खनिज कहलाती है तो इसलिए कह रहे हैं तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर में शांत हो जाए, ठंडा हो जाए तो मैग्मा है, और पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, और ज्वालामुखी उद्भेदन होने के बाद वो जो लावा आया, मैग्मा आया, वो पृथ्वी की सतह पर लावा कहलाता है। वो पृथ्वी की सतह पर आया और धीरे धीरे करके ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो वही सतह तो पठार कहलाती है। इसलिए तुमने पढ़ा होगा जितने भी खनिज पाए जाते वो पठारी भाग में पाए जाते, क्योंकि वो पठारी भाग एक समय पर ज्वालामुखी थे। उस ज्वालामुखी से लावा निकलता था, और जब वो ज्वालामुखी से लावा निकलता था तो पृथ्वी की सतह पर आता था और सतह पर ठंडा हो जाता है। एक समय ऐसा आया कि वो वहां से ज्वालामुखी अब लावा निकलता ही नहीं, और लावा निकलता नहीं है, लेकिन जो पहले से निकल चुका है उसमें तो धातुएं मौजूद हैं। पृथ्वी का दक्कन का, वो भारत का दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पूरा प्रायद्वीपीय पठार जो मैंने भारत के भौतिक वायन पढ़ा है, वो पूरा प्रायद्वीपीय पठार लावा से बना हुआ है, मैग्मा से बना हुआ है, और इसीलिए वो प्रायद्वीपीय पठार पर खनिज समृद्ध है। कोई खनिज उत्तर मैदान में नहीं मिलता। कारण क्यों? क्योंकि वो ये मैदान नदियों द्वारा लाई हुई निक्षेपणों से बना हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई खनिज मिलेगा ही नहीं। खनिज वहां मिलेगा जहां पर ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ हो, प्लेट टकराई हो, बड़ी मात्रा में वनस्पति जीव जंतु दबे हों, वहां पर खनिज मिलते। हर जगह खनिज प्राप्त नहीं होते। इसलिए तो बाद में अलग अलग प्रकार मैं आगे पढ़ाऊंगा कि भारत में कितनी कहाँ पर जो खनिज मिलते हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। उत्तर के मैदान में कोई खनिज नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ, ये मैं चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ पढ़ें बिल्कुल बारीकी से पढ़ें। आपको पता होना चाहिए ये इस चीज़ का निर्माण कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। खनिज मैंने बताया पृथ्वी पर जो चीज़ मौजूद थी वो लावा थी। धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडी होने पर ऊपरी परत तो ठंडी हो गई, लेकिन आंतरिक परत तो ठंडी नहीं हुई। वहाँ पर जो खनिज मौजूद हैं वो तो पिघली हुई अवस्था में है, और जो पहले से पिघली हुई अवस्था में थे वो ठंडे हो गए। और वो ठंडे हो गए तो वो तो अब शांत अवस्था, मतलब उनको खोद कर निकाला जा सकता है। और जहाँ से ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, ज्वालामुखी लावा निकल रहा है, लावा ठंडा होता है, उसको पता लगाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसके अंदर देखा जाता है तो खनिज मिलते। क्यों? पिघली हुई अवस्था में, बिल्कुल बिखरी हुई अवस्था में। तो सबसे प्रमुख कारण है खनिज बनने का मैग्मा और लावा का ठंडा होना। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कारण है बाष्पीकरण। कुछ खनिज ऐसे होते हैं, यहाँ पानी था, पानी के अंदर घुले हुए थे खनिज। लवण, जो नमक है, जो लवण है वो पानी के अंदर घुले हुए थे, तब तक खनिज नहीं थे। जैसे ही बाष्पीकरण हुआ, पानी का बाष्पीकरण हो गया तो जो नमक का तो बाष्पीकरण नहीं होगा, उस जल में पाई जाने वाले जो खनिज है उनका बाष्पीकरण नहीं होगा। तो बाष्पीकरण के कारण हमें खनिज प्राप्त होते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख कारण। और तीसरा प्रमुख कारण है ताप और दाब। ताप और दाब के कारण खनिज सबसे ज्यादा पूर्ण है। जहाँ ताप और दाब की मात्रा होती है वहां खनिज पाए जाएंगे। जैसे आपको जानकर हैरानी होगी
कि जो कोयले की खदानें होती हैं, जो कोयले की खदानें हैं, उन कोयले की खदानों में ही हीरे पाए जाते हैं, उस कोयले की खदान में ही ग्रेफाइट पाई जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन में संकट है। प्रकृति ने ये रूल और रेगुलेशन मनुष्य पर नहीं, हर चीज पर बनाया है। अब कोयले की खदान में हीरे का निर्माण कैसे हो जाता है? सबसे नरम धातु कोयला पिघल, चूना बिल्कुल चूना बन जाता है कोयले का, लेकिन सबसे कठोर धातु हीरा, विश्व की सबसे कठोर धातु है हीरा, वो कोयले से बनी हुई है। किस कारण से? कोयले का वो भाग, और आपने बताया वो कार्बन, हीरा कार्बन ही है, कार्बन के गुण पाए जाते हैं उसमें। कोयले का वो भाग जो अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप सहन कर लेगा, वो हीरा बन जाएगा। ये मनुष्य पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति अत्यधिक ताप और दाब सहन कर लेगा, वो व्यक्ति अपने आप में महान बन जाएगा। जब प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो अपने आप में रूपांतरित होती है, उसे भी ताप और दाब झेलना पड़ता है। तो आप सब, हम सब मनुष्य हैं, हमें बदलने के लिए, हमें अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए ताप और दाब को झेलना पड़ेगा। ताप दाब नहीं झेलोगे, आप अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब एक खदान में पाया जाने वाला हीरा, कोयले से बनने वाला हीरा, वो ताप दाब झेलेगा, तो हम अपने आप को हीरा बनाएंगे, तो हमें भी तो एक ताप और दाब से गुजरना पड़ेगा। हर चीज आसानी से हमें प्राप्त नहीं होगी, हमें कुछ उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर हमें वो प्राप्त होगी। ये हम खनिज चैप्टर से भी समझ सकते हैं। जब कोयले से हीरा बनता है तो वो ताप दाब झेलता है, तो ये ताप दाब, जो अत्यधिक ताप और जो अत्यधिक दाब झेलेगा वो हीरा बन जाएगा। यही जब कोयले की खदानों में इस कोयले पर लागू होता है, वैसे ही चूना पत्थर पर लागू होता है। जिस एरिया में चूना पत्थर पाया जाता है, जो चूना पत्थर का भाग ताप और दाब झेलेगा, वही चूना पत्थर संगमरमर बन जाएगा। संगमरमर चूना पत्थर से बना हुआ है। चूना पत्थर की वैल्यू, चूना की वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल है, और जिसकी वैल्यू देखोगे तो संगमरमर की वैल्यू कितनी ज्यादा है। कोयले की वैल्यू बिल्कुल डाउन है, और हीरे की वैल्यू कितनी ज्यादा है। सब ताप और दाब। हर व्यक्ति कठिन परिश्रम के आधार पर ही अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाता है। आप सोचते हो बिना कठिनाई के, बिना हार्ड वर्क करके हम ऊंचाई पर पहुंच जाए, नहीं होगा। जो व्यक्ति आज जिन ऊंचाइयों पर हैं, वो व्यक्ति ही जानते हैं कि उन्होंने कितनी कठिनाइयां फेस की हैं, उसके बाद जिस पद पर है, उनकी जो वैल्यू है वो किस तरीके की है। बिना त्यागे कुछ नहीं होता। आप चाहते हो आप सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाओ और सारी चीजें भी हो जाए, आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। आप अपने कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं चाहते और सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कुछ प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा। जिन लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है, उसके बाद उन्हें अच्छा प्राप्त हुआ है। भले ही आपके जीवन में आपने उनके अच्छे दिनों को देखा हो, लेकिन कभी आपने उनके बुरे दिनों को नहीं देखा है। अगर आप बुरे दिनों को देख ले तो आप समझ पाएंगे कि कितनी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, उसके बाद क्या प्राप्त होता है। ये बात समझ पा रहे हो? ये हमें खनिज से समझना चाहिए। मैंने 2 उदाहरण आपको दिए। कोयले से हीरा बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। बिना ताप दाब झेले खनिज नहीं बनता। मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए उसे बिना ताप दाब झेले नहीं, मतलब बिना ताप दाब झेले वो कुछ नहीं बन सकता। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए तो उसे ताप और दाब झेलना पड़ेगा। अपने आप को निखारने के लिए ताप और दाब जरूरी है। इस बात को दिमाग में रख लें। इसलिए जब भी आप पढ़ें, जब भी आप सीखें, तो अपने आप को अपने अंदर दिमाग में रखें कि हमें ये करना है तो करना है। कंप्लीट क्लास देखनी है तो देखनी है, हमें याद करना है तो करना है। क्लास में ही सारी चीज़ें मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी क्लास में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस क्लास में ही याद हो जाए, आगे बढ़े ही ना। जब अगली वीडियो आई उस चीज़ को देखें। हम क्यों बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहे? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। कैसे लगेगा? आपने रील्स देखी हैं, आप रील्स में हर 30 सेकंड में एक नई चीज़ चाहिए। ये तो 40 मिनट की 50 मिनट की एक लॉन्ग वीडियो है, उसको देखने के लिए आपके दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपने आप को स्थायी रखना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। और आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। कुछ समय के बाद फिर आंदोलन होंगे, फिर चीज़ें बढ़ेंगी। इसलिए पढ़ाई पर फोकस रखें, सारी चीज़ें याद करें, अच्छे से याद करें। एग्जाम क्रैक होगा, एक नहीं हुआ, अगला एग्जाम क्रैक होगा। धैर्य बनाए रखें, सारी चीज़ें करें और सारी चीज़ें अच्छे से, ईमानदारी से। जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो एक ना एक दिन सफल होता ही होता है। ये बात दिमाग में रखना। और जो पढ़ाई नहीं करेगा, जो ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा, वो सफल नहीं होगा। क्योंकि जो भी शक्ति हमें देख रही है, वो शक्ति ये
जो हमारे परिश्रम का प्रतिफल हमें जरूर देगी। आज नहीं तो कुछ समय के बाद मिलेगा जरूर। इसलिए ये बात दिमाग में रखें कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो स्टूडेंट, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बिल्कुल रेगुलर क्लास देखते हैं, कंप्लीट क्लास देखते हैं और नोट्स बना रहे हैं, लेकिन जो नहीं बना रहे हैं वो उनको भुगतान करना पड़ेगा, और जो बना रहे हैं मैं उनको तसल्ली, मैं आपको उनसे कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप सफल होगे, आप परेशान ना हो। किसी प्रकार की समस्या आपके सामने आए तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं। एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, दूसरा एग्जाम क्रैक हुआ, पर होगा जरूर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो खनिज हैं वो बनते कैसे। मैंने बताया मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बनते, बाष्पीकरण की क्रिया से बनते और ताप और दाब के कारण बनते। ये है खनिजों के बनने की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया खनिज किसे कहते हैं, फिर बताया खनिज के प्रकार कितने होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे बनते हैं खनिज। अब मैं आपको बताऊंगा कि मानव द्वारा जो खनिज का उपयोग किया जाता है वो किस तरीके से, मानव के लिए उपयोग कैसे है, मानव उस खनिज को उपयोग कैसे करता है। तो सबसे पहले दैनिक जीवन में, मानव दैनिक जीवन में खनिजों का उपयोग करता है। इसमें तांबा, एल्यूमिनियम ये ऐसी धातु हैं जो मनुष्य आम जीवन में उपयोग करता है। तो मनुष्य के जो खनिजों का उपयोग है वो दैनिक जीवन में भी है। दूसरा बताऊं, निर्माण और बुनियादी संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, लोहा, ये सीमेंट, लोहा, ईंट, बालू, ये जो खनिज हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये किससे हो रहे हैं? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों से हो रहे हैं। खनिज की परिभाषा बहुत इंपोर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और आंतरिक परमाणुविक संरचना होती है, आंतरिक परमाणुविक संरचना और निश्चित रासायनिक संरचना, और ये अकार्बनिक पदार्थ होंगे, वो सभी पदार्थ खनिज कहलाएंगे, जिनका उपयोग मानव दैनिक जीवन में भी करता है। निर्माण में, बिल्डिंग बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क बनाने में, परिवहन बनाने में, परिवहन को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं, उनमें लगने वाली जो धातुएं हैं वो बनाई जा रही है। इसलिए निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में खनिजों का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तीसरा, ऊर्जा उत्पादन में, ऊर्जा बहुत इंपोर्टेंट है। ऊर्जा निर्माण में कोयला ने अभी तक सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और वर्तमान में भूमिका निभा रहा है। दूसरा, यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा जो बनाई जाती है वो यूरेनियम से बनाई जाती है, यूरेनियम और थोरियम। तो ध्यान रखना, यूरेनियम और कोयला ये ऊर्जा उत्पादन में सबसे इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं। इनके कारण प्रदूषण भी होता है, जिससे हमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जो पन बिजली बनाई जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है, उसमें हम अपना रोल निभा रहे हैं। तो ऊर्जा निर्माण में, ऊर्जा उत्पादन में खनिज सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी तकनीकी है, आप मोबाइल हो, पंखा हो या कूलर हो, जो भी आप तकनीकी रूप से देख रहे हैं, उनमें तो धातु का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग है। धातु के कारण ही वो चीज़ें हो रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी में इनका सबसे बड़ा रोल है। दूसरा, एग्रीकल्चर और उर्वरक। एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर और दवाई लगाने के लिए जो कुछ खनिजों का उपयोग होता है, उर्वरक बनाने के लिए, उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उस मृदा में उर्वरकता प्रकार बढ़ाने के लिए खनिजों का उपयोग किया जाता है। इन सभी कारकों में मनुष्य उपयोग करता है। सबसे पहले दैनिक जीवन में, निर्माण और बुनियादी ढांचे में, ऊर्जा उत्पादन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और कृषि और उर्वरक में। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा भारत में खनिज कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जितने भी खनिज हैं, भारत में जहाँ खनिज पाए जाते हैं उनको हमने 5 भागों में बांटा है। अच्छे से याद करने के लिए, अच्छे से पता करने के लिए उनको हम विभाजित करते हैं। तो 5 भागों में बांटते हैं। भारत में पाए जाने वाले जितने भी खनिज हैं उन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं और उन्हें पेटी कहते हैं। वो पेटी क्यों है? क्योंकि वो एक लंबी श्रृंखला है कि किसी एक स्थान की नहीं है, वो एक कई पठारी भाग है, तो बहुत दूर तक का हिस्सा होता है जहाँ पर वो खनिज पाए जाते हैं, तो उसे पेटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वो 5 भागों में, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। मैं जगह ये आपको मैप बना के दिखाता हूँ। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी कहाँ है और अलग मध्य पेटी कहाँ है और तुम्हारी दक्षिण पश्चिम पेटी कहाँ है, उत्तर पश्चिम पेटी कहाँ है, हिमालय पेटी कहाँ है, वो सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। अभी नहीं तो अगली क्लास में मैं दिखा दूँ। इतना पता होना चाहिए, पहली जो पेटी है, पहली बात तो भारत में जितने प्रकार के खनिज भंडार है वो कितने भागों में? 5 भागों में आपको पता होना चाहिए। इसमें पहला कौन सा है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी।
उत्तर पूर्वी सबसे समृद्ध पेटी है। यहाँ तक कि इसे रूर प्रदेश कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश क्यों कहते हैं, इसको रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? रूर प्रदेश है, जो रूर नामक स्थान है वो है जर्मनी में। विश्व के सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार जर्मनी में है, जिसे रूर कहा जाता है, रूर प्रदेश। इसीलिए भारत में जहाँ सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं वो है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, इसलिए इन्हें रूर प्रदेश कहा जाता है। सही बार ये क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश। भारत का सबसे समृद्ध पेटी है जहाँ खनिज पाए जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए इसे सबसे समृद्ध पेटी है, इसलिए इसे रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश। ये रूर प्रदेश जर्मनी में पाया जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं विश्व के सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए रूर प्रदेश कहा जाता है। क्षेत्र कौन कौन सा है इस प्रायद्वीपीय पेटी में? कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ये उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी पाई जाती है, जिसमें जहाँ लोहे की बड़ी मात्रा है, कोयला और मैंगनीज, ये प्रमुख खनिज इस उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं। 5 प्रकार की पेटी है, जिसमें पहली पेटी उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी में सबसे समृद्ध है, इसलिए इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसमें मिलने वाले जो खनिज है वो कौन कौन से? लोहा है, कोयला है और मैंगनीज है। लोहा, कोयला और मैंगनीज। दूसरी पेटी की बात करेंगे तो दूसरी पेटी है मध्य पेटी। दूसरी पेटी कौन सी है? मध्य पेटी है। इसके क्षेत्र कौन कौन से? यहाँ भी खनिज पाए जाते हैं। इसके क्षेत्र कौन कौन से? इसके क्षेत्र है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। उस पेटी को, उस खनिज से समृद्ध पेटी को मध्य पेटी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से खनिज है? मैंगनीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। मैंगनीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। ध्यान रखना इसको कि मध्य पेटी में कौन कौन से खनिज हैं, कितनी प्रकार की पेटी है। तो दूसरी पेटी की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य पेटी की। 5 प्रकार की पेटियों में दूसरी प्रकार की पेटी है मध्य पेटी, जिसमें जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। उसमें मिलने वाले जो खनिज हैं वो मैंगनीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। मैंगनीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तीसरी जो प्रायद्वीपीय पेटी को तीसरी जो पेटी है इसका नाम है दक्षिण पश्चिम पेटी। दक्षिण पश्चिम पेटी। कौन कौन से राज्य आते हैं? कर्नाटक आता है, गोवा आता है और केरल आता है। कर्नाटक, गोवा और केरल, ये वो राज्य है जिन राज्यों में खनिज पाया जाता है, इसलिए इस पेटी का नाम है दक्षिण पश्चिम पेटी। कौन कौन से खनिज है? लोहे इसका आता है, लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला और मोनोजोइट रेत। ये मोनोजोइट रेत जो है वो केरल में पाई जाती है, केरल के तट पर। आपकी इसकी खूबी बताऊं, इसमें थोरियम के कण पाए जाते हैं। ये थोरियम परमाणु ऊर्जा बनाने में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल निभाता है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियार, परमाणु जो हथियार हैं उनमें भी थोरियम का यूज होता है। जो केरल की रेत है उस रेत में इस मोनोजोइट रेत के कण पाए जाते हैं, जिससे हम परमाणु ऊर्जा बना सकते हैं। और परमाणु ऊर्जा बनाने से हमें ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। आपको एक इंपोर्टेंट बात बता दो, ऊर्जा वाले टॉपिक में बताऊंगा, यहाँ भी बता रहा हूँ, जब मैं ऊर्जा पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। अगर किसी देश की शक्ति बढ़ानी है तो सबसे पहले उस देश को और अपने आप को विकसित बनाना है। उस देश को, जैसे भारत को विकासशील से विकसित बनाने की कैटेगरी में पहुंचाना है, तो भारत भी इस एरिया में काम कर रहा है। सबसे पहले उसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो किसी पर डिपेंड ना हो। ऊर्जा, अब ऊर्जा क्या है? अब ऊर्जा वाले क्षेत्र में वो अगर आत्मनिर्भर है तो वो देश अपने आप शक्तिशाली बनता जाएगा। और किसी देश को डाउन करना है, किसी देश को बिल्कुल डाउन करना है, तो उसके ऊर्जा के क्षेत्रों को तोड़ दो जहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस। वर्तमान में भारत सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में जो स्वच्छ ऊर्जा है, जो प्राकृतिक ऊर्जा है, उसकी ओर ध्यान दे रही है। भले हम पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं अन्य देशों से, लेकिन हमने सौर ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा निवेश किया है, हमने पवन ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा निवेश किया है, हमने बांध बनाए हैं, बड़े बड़े बांध बनाए हैं जिससे पन बिजली बनती है, बहुत बड़े बड़े डैम बनाए हैं। हम इन पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ऊर्जा को कोई देश अपने कंट्रोल में करे। अगर वो पेट्रोल डीजल हमें दे रहा है
तो हमारी आत्मनिर्भरता अच्छी है। लेकिन अगर बाई चांस उसने वो पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया, बीच में आपने देखा था अगर जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो गैस के जो दाम थे वो कितने उच्च लेवल पर पहुंच गए थे। केवल एक देश का दूसरे देश पर आक्रमण करना और हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो ये बीच में ना आए, ये समस्या बीच में ना आए, इसलिए भारत सरकार पहले से ही ये कार्य कर रही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, चाहे वो ऊर्जा कैसी भी हो, चाहे वो, और सबसे इम्पोर्टेंट स्वच्छ ऊर्जा। पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस से थोड़ा बहुत प्रदूषण, प्राकृतिक गैस से तो थोड़ा प्रदूषण होता है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल है बहुत बड़ी मात्रा में, कोयला है, कोयले का आयात करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को भी कम किया जा सके। हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, उससे दोहरा फायदा है हमारा, एक तो प्रदूषण कम हो रहा है, दूसरा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसी भी देश की रीढ़, आर्थिक स्थिति की जो रीढ़ है वो है ऊर्जा। ऊर्जा के क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर देश है तो वो शक्तिशाली होगा। इसलिए तो ये मॉनिटरी रेट का हमारे यहाँ मिलना सर्वोपरि है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी था कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में बिना वो स्वच्छ होती है, उससे प्रदूषण नहीं होता, और प्रदूषण नहीं होता है तो वो स्वच्छ मानी जाती है। और हम ऐसी रेत हमारे यहाँ पाई जाती है जहाँ थोरियम की मात्रा है, और थोरियम मिलेगा, हम परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाएंगे, उस ऊर्जा से आवश्यकताएं पूर्ति करेंगे और हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर हमें अपने देश में आत्मनिर्भरता चाहिए, तो आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में बनेंगे। ये मोनोजॉइंट रेट सबसे इम्पोर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोनोजॉइंट रेत है वो किस पेटी में पाई जाएगी, कहाँ पाई जाती है, केरल के तट पर, किस पेटी में, दक्षिण पश्चिम पेटी में। कौन इस मोनोजॉइंट रेत में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, ध्यान रखना। चौथी पेटी की बात करूंगा तो चौथी पेटी है उत्तर पश्चिम पेटी, उत्तर पश्चिम, राजस्थान और गुजरात। कौन कौन से खनिज मिलते हैं इसमें? मिलते हैं तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर। तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर, बड़ी मात्रा में तांबा मिलता है राजस्थान। संगमरमर के यहाँ खदानें हैं राजस्थान में, और राजस्थान में ही गुजरात में सौर ऊर्जा के सोर्स बनाए गए जिसमें हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। ये सारी चीजें हो रही है, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें समझाते जा रहा हूँ। तो उत्तर पश्चिम पेटी में राजस्थान है, गुजरात है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तांबा, जस्ता, सीसा और संगमरमर। अंतिम जो पेटी है वो है हिमालय पेटी, हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली पेटी, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश प्रमुख राज्य। इसमें पाए जाने वाले कच्चा तेल, खनिज तेल और लिथियम। पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करना क्यों चाहता है? क्यों, क्या कारण है कि वो जम्मू कश्मीर को ही लेना चाहता है? राजस्थान में क्यों नहीं वो आना चाहता? गुजरात के क्षेत्र में क्यों उसकी सीमा नहीं लगती? लेकिन वो हमेशा मांग करता है जम्मू कश्मीर। कारण केवल उसकी खूबसूरती के आधार पर, केवल वहाँ अधिक ठंड पाई जाती है इसलिए उसे गर्मी पसंद नहीं है। पाकिस्तान को बखूबी पता है कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में खनिज भंडार पाए जाते हैं, और इसीलिए भारत भी उसको छोड़ना नहीं चाहता। इतनी बड़ी मात्रा में हमें हानि होती है, हम सुरक्षा बढ़ाते हैं, क्यों नहीं दे देते? क्योंकि हमें भी पता है वह खनिज से समृद्ध है, हम ऐसे हाथ से जाने नहीं देंगे, और हम कश्मीर को अपने भारत में विलय करके रहेंगे। भले ही कुछ भाग अभी पाकिस्तान में है, कुछ भाग चाइना के पास है, अवश्य में आने वाले समय में हम उसको अपने हाथ में ले लेंगे, हमें पता है कम्प्लीटली। इसलिए हम कभी दावा नहीं जोड़ते कि कश्मीर हमारा नहीं है। कश्मीर हमारा पूरा था, पूरा है और पूरा रहेगा। अभी नहीं तो उस समय के बाद उसको पूरा हम हासिल कर लेंगे। कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल है, कच्चे तेल के भंडार है, खनिज तेल के भंडार है, और लिथियम बैटरी का उपयोग होता है। अब अभी आप देख रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं उसमें बैटरी की आवश्यकता पड़ रही है। हम लिथियम का बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं कांगो गणराज्य से। कांगो गणराज्य सबसे बड़ा लिथियम का भंडार उत्पादन करता है, कोबाल्ट का, लिथियम का। तो लिथियम बैटरी बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैटरी जब हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर जाएंगे, स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाएंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ पदार्थ तो हो, तो लिथियम सबसे ज़्यादा उसको विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करने के लिए कार्य करता है। और लिथियम के भंडार है वो कहाँ है? हिमालय पेटी। ये पूरी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। मैंने आज की क्लास में मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया कि खनिज होते क्या है, मिनरल्स होते क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, मिनरल्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मिनरल्स 2 प्रकार के होते हैं, मैं रिवीजन बता रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ।
पूरी क्लास की समरी बताने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। अधात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें लोहा पाया नहीं जाता, उनको पिघलाने से हमें धातु नहीं मिलती, वो खनिज अधात्विक है। जैसे चूना पत्थर, संगमरमर। और जिनमें धातु मिलती है, जिन्हें पिघलाकर धातु मिलती है, वो धात्विक खनिज है, जिसमें दो प्रकार के धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा जाता है, लोह खनिज और अलोह खनिज। जिन खनिजों में लोहे की मात्रा पाई जाती है, धातु प्राप्त होती है, उन खनिजों को धात्विक खनिज प्लस लोह खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में धातु नहीं, वो धातु तो पाई जाती है लेकिन लोहे के अंश नहीं पाए जाते, उन्हें धात्विक खनिज और अलोह खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी। इसलिए बिल्कुल धात्विक लोह एस और अलोह एस बिल्कुल बारीकी से अंतर बता दिया आपको। फिर मैंने बताया कि ये जो धात्विक खनिज है वो बनते कैसे हैं। मैंने आपको बताया मैग्मा, लावा के ठंडे होने से पृथ्वी से अंदर से निकलता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाए तो लावा, पृथ्वी की सतह पर नहीं आए तो मैग्मा। ये ठंडे हो जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं मैग्मा, क्योंकि पहली व्यवस्था में खनिज है, इन्हें खोदा जाता है, इनको तोड़ा जाता है, यहाँ से धातु निकाली जाती है। बाष्पीकरण, जो जल में घुले हुए खनिज हैं, जब जल का बाष्पीकरण हो जाता है तो खनिज रह जाती है। बाष्पीकरण, ताप और दाब परिवर्तन होता है तो वो चीजें बदल जाती हैं। मैंने बताया कोयले से हीरा बनता है और चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ताप और दाब के कारण क्या बनते हैं, धातु बनते हैं, खनिज बनते हैं, धातु बनती है। फिर मैंने बताया हमारा उपयोग कैसे करता है धातुओं का, तो दैनिक जीवन में उपयोग करता है, निर्माण और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग करता है, ऊर्जा उत्पादन में सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी में उपयोग करता है, एग्रीकल्चर और उर्वरकता में उपयोग करता है। फिर मैंने बताया भारत में कितने प्रकार में जो जितने भी खनिज पाए जाते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया। उन्हें पेटी कहते हैं। तो सबसे पहली पेटी मैंने आपको बताई थी, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप पेटी, जो सबसे समृद्ध है, जिन्हें भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं। फिर मैंने आपको बताया इस उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप में पेटी में लोहा, कोयला, मैग्नीज पाया जाता है, लोहा, कोयला और मैग्नीज। फिर मैंने बताया दूसरी पेटी, मध्य पेटी। इस पेटी में कौन से राज्य जाते हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर, ये खनिज पाए जाते हैं मध्य पेटी में। तीसरी पेटी बताई दक्षिण पश्चिम पेटी, कर्नाटक, गोवा और केरल। इनमें खनिज ओएस, लिग्नाइट कोयला और मोनोजोइट। मैंने बताया मोनोजोइट रेत बहुत इंपोर्टेंट है। फिर चौथा मैंने बताया उत्तर पश्चिम पेटी, राजस्थान और गुजरात में, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और संगमरमर मिलता है। पांचवी पेटी बताई मैंने हिमालय पेटी, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आता है, जहाँ जो कच्चा तेल, खनिज तेल और लिथियम जैसे खनिज बहुत इंपोर्टेंट खनिज पाए जाते हैं। ये पूरी क्लास मैंने जो आपको समझाई है वो खनिज के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन अगर आपके समझ में आ गया हो तो बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझाती हैं। बार बार दोहरा रहा हूँ मैं चीज़ों को, इससे आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, यही क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाएं। 40-45 मिनट में एक टॉपिक बिल्कुल तसल्ली से आप कंप्लीट कर लो। जब आप क्लास कंप्लीट देख लो तो आपके मन में ये भाव आए, आज हमने 40-45 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उस टॉपिक को इतने अच्छे से तैयार कर लिया है कि अब हमें उसको दोहराना पड़ेगा। याद तो हमें है और वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और हम इसको पढ़ के गए हैं तो कम्प्लीटली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ पा रहे? ये हो गया आपका खनिज, कम्प्लीटली मैंने आपको तैयार करा दिया। आप इस टॉपिक को कंप्लीट देखें और लिख लें, जरूरी है, टॉपिक हार्ड है, चीज़ें समझ में कम आएंगी तो उसको नोट कर लें, रिवीजन कर लें, और एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार क्लास कंप्लीट देखें। मैं फिर कहूँगा, और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ। मैं क्लास आपको धीरे धीरे करके डेली ही दे रहा हूँ और डेली दे रहा हूँ, आप कंप्लीटली देखें, नोट्स बनाएं, याद करें। बिना ताप झेले खनिज नहीं बनते हैं। तो आप तो इंसान हो, आपको कुछ किसी पद पर पहुंचना है, अपने आप को सही रास्ते पर लाना है तो ताप और दाब झेलना पड़ेगा। खनिज वो ये टॉपिक तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके साथ मैं जितने भी टॉपिक ला रहा हूँ वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। जीएस की तरफ से मैं हर बार बताता हूँ, जीएस की तरफ से आप नोटन है, आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप बस बरकरार बेखौफ हो गए, क्लास कंप्लीट देखें और नोट्स बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो में बनाता हूँ, आप सभी लोग देखते हैं मुझे पता है, लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक करो, कंप्लीटली मुझे लाइक चाहिए, जितनी वीडियो होती है उतनी तो लाइक चाहिए। और आप शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी टॉपिक, कुछ भी चीज़ें आपको सही नहीं लगती हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट कर दें, और अगर सही लगता है फिर भी कमेंट करें कैसी रही वीडियो, किस तरीके की रही, तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों तक ये क्लास जरूर पहुँचाएं
जो नए स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।